मैंने अक्सर इस ऊल-जुलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। अंतिम ऊंचाई कविता से कुंवर नारायण जी की ये पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत है, जो हमें समझा रही हैं कि हम अपने मस्तिष्क में जितनी बातों को सोचते हैं, जितना चिंतन करते हैं, चाहे जितने ही प्रयास करें, जितने ही हाथों से उसे पाने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं हम अपने आप को मुश्किल में डाल लेते हैं। तो सिर्फ अपने आप को संतुष्ट रखना, अपने आप को प्रेम भाव रखना, अपने कार्य में एकाग्रता रखना, ये सभी हमें एक अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अंतिम ऊंचाई कविता से ये पंक्तियां हैं तो कुंवर नारायण जी की। इसी तरह की आज की कविता रहने वाली है इनकी दूसरी कविता, जो एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 12 में हिंदी विषय पुस्तक आरोह भाग 2 में ली गई है, बात सीधी थी पर। इससे पहले इनकी पहली जो कविता है, कविता के बहाने, उस पर वीडियो रिलीज की जा चुकी है, जो आप प्लेलिस्ट में कक्षा 12 आरोह में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रविकांत प्रजापति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसका प्रतिपाद्य है प्रस्तुत कविता कुंवर नारायण द्वारा रचित काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं में संकलित है। इस कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मतलब हम क्या कहते हैं, उसका माध्यम क्या है, इन सब में द्वंद्व चल रहा है। कवि हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हमें काव्य के विषय को सहज और सरल भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहिए, परंतु प्रायः कवि कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उसे पेचीदा बना देता है, उलझा देता है। क्या करते हैं? सिर्फ भाषा को चमत्कारिक करने के लिए सरल और स्वभाव भाषा को छोड़कर चमत्कारिक भाषा यदि उसमें डालेंगे तो भाषा उलझ जाएगी, पेचीदा हो जाएगी। यह कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। इस प्रकार कवि इस भ्रम के शिकार हो जाते हैं कि इस क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने से उन्हें अधिकाधिक लोकप्रियता प्राप्त होगी। कुछ क्षणों के लिए ऐसा हो भी जाता है, पाठक अथवा श्रोता भी कवि के भ्रम का शिकार हो जाते हैं, परंतु बाद में कवि द्वारा कही गई बात प्रभावहीन हो जाती है, क्योंकि चमत्कार के चक्कर में कवि की भाषा पर पकड़ ढीली पड़ जाती है। तो यहाँ पर चमत्कार को छोड़कर यदि हम सहजता सरलता का माध्यम ही अपनाएं कविता के लिए, उसमें शब्दों को जो हम पिरो रहे हैं उन शब्दों में भी हम सहजता और सरलता का माध्यम अपनाएं, तो वही अच्छा होगा। इस संदर्भ में कवि उदाहरण भी देता है। वह कहता है कि पेंच जो निर्धारित चूड़ियों पर ही कसा जाना चाहिए, यदि चूड़ियां समाप्त होने पर पेंच को घुमाएंगे तो चूड़ियां मर जाएंगी और उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। भले ही उसे बलपूर्वक ठोक दिया जाए, पर वह पहले जैसी बात नहीं रहती। पेंच से तो आप समझ पा रहे हैं ना, पेंच क्या होता है? ये आपने देखा होगा, हम अपने दरवाजे, खिड़कियों, दीवारों पर किसी चीज को कसने के लिए पेंच लगाते हैं। पेंच के अंतर्गत ये आप देख रहे हैं कि ये चूड़ियां बनी हुई हैं और इसके माध्यम से हम उसको कसते हैं। परंतु कभी कभी जब पेंच की पकड़ सही नहीं रहती या मजबूत नहीं हो पाती, पेंच में कसाव नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं? उसको सीधे ठोक देते हैं। इसी प्रकार बात को भी कहा गया है कि यदि हम बात समझाने में असफल हैं तो हम कुछ भी कह देते हैं, परंतु वह सफल नहीं होता। सहज शब्दावली में सहजता के साथ ही भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सहजता की पकड़ मजबूत और स्थायी होती है। इसमें न अधिक परिश्रम करना पड़ता है और न ही अधिक दबाव डालना पड़ता है। इसलिए कवि को अपनी सहज एवं सीधी बात को सहज भाषा के साथ अभिव्यक्त करना चाहिए। सीधे शब्दों में कहा गया है, सहजता और सरलता ही हमें अपनी कविता का माध्यम बनाना चाहिए। वो कैसे, हम और अधिक समझने के लिए इस कविता पर चलते हैं। बात सीधी थी पर एक बार, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कैसे?
बात तो सीधी थी कि हम किसी बात को सीधे सीधे समझा सकते हैं, परंतु हुआ क्या? हुआ ये कि हमने सोचा कि थोड़ा भाषा को और अधिक अच्छा बनाए, क्लिष्ट बनाए, जिससे कि लगे कि कुछ अलग शब्द हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो अब तक हमने नहीं फंसे। हमने ऐसी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, परंतु उससे हुआ क्या? हमारे जो शब्द थे, हमारी जो भाषा थी, हमारी जो कविता थी, वो फंस गई। अब हमें पाना था कि कविता अच्छे से समझ में आ जाए, उसको भाषा को उल्टा पलटा, उसको तोड़ा मरोड़ा, उसमें अलंकारों का प्रयोग किया, उसमें छंदों का प्रयोग किया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। मतलब या तो अच्छे से व्यक्त समझ में आ जाए या फिर बिल्कुल ही खराब हो जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई, वो और भी उलझ गई। कैसे? सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पैंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला गया। मतलब यदि हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, कोई समस्या आती है, तो एकदम से उसके ऊपर हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, हमें उसके समाधान पे नहीं चला जाना चाहिए, हमें धैर्य से पहले उसे समझना चाहिए। पहले हमें समस्या को समझ लेना चाहिए कि समस्या है क्या, और बिना समस्या को समझे क्या हुआ? मैं पैंच को खोलने की बजाय उसको बेहतर कसता चला गया। हमें खोलने के लिए क्या करना पड़ता है? एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता है, परंतु हुआ क्या? मैं क्लॉकवाइज उसको कसता चला गया, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। साफ सुनाई दे रही थी। क्या सुनाई दे रहा था? तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। मतलब कुछ व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि क्लिष्ट भाषा से हमें क्लिष्ट भाषा पसंद है, तो उससे कुछ को समझ में आती है तो वो तमाशबीन होते हैं, मात्र देख रहे होते हैं और आपका तमाशा बना रहे होते हैं, उस पर तालियां भी बजाएंगे, वाह वाह भी करेंगे, तो कवि को लगेगा कि बहुत अच्छी कविता है। परंतु आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें डर था। जोर जबरदस्ती, किसकी जोर जबरदस्ती? भाषा की, शब्दों की, क्लिष्ट शब्दों की जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। मतलब ये जो आप पेंच की चूड़ी देख रहे हैं, यदि ये खत्म हो जाए तो क्या होगा? पेंच का कसाव खत्म हो जाएगा, पेंच ढीला पड़ जाएगा, उसकी पकड़ मजबूत नहीं होगी। वही हुआ कविता के साथ। वह भाषा के चक्कर में बेकार घूमने लगी। यदि चूड़ी मर जाएगी, उसकी कसाव खत्म हो जाएगी, तो वो खाली घूमेगा, जिसको कहते हैं ना, पेंच फ्री हो गया, पकड़ नहीं ले रहा है, कसाव नहीं ले रहा है। तो वही हुआ यहाँ पर कविता में, भाषा के साथ। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। आप देख रहे हैं, यदि पेंच फ्री हो गया तो ऊपर से हमने हथौड़े के माध्यम से उसको ठोक तो दिया और वह अंदर भी चला गया। जिस प्रकार आप देखते हैं कि कीलों को क्या करते हैं, उसमें कसाव नहीं होता। पेंच में अच्छा कसाव होता है क्योंकि उसमें ग्रिप बनी है, चूड़ियां बनी हुई हैं। कीलों को आप यदि निकालना चाहोगे, वो आसानी से निकल जाते हैं, परंतु यदि पेंच को आपने उसकी चूड़ियों को कसा है अच्छी तरीके से, तो वो आसानी से नहीं खींचेगा, उसको खोलना ही पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज उसको पेंच से घुमाना पड़ेगा, स्क्रू ड्राइवर से घुमाना पड़ेगा, वो तभी खुलेगा, है ना? तो उन्होंने क्या किया, ठीक क्योंकि कसाव हो नहीं रहा था, पेंच फ्री हो गया, तो लगा कि छोड़ो, उसे कील की तरह ठोक दिया। ऊपर से तो ठीक ठाक दिखा कि हाँ मजबूत है, परंतु अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत थी, वह बेकार हो चुका था, फ्री हो चुका था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कौन खेल रही थी? बात। किसकी तरह? शरारती बच्चे की तरह। मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? मतलब बात ने ही कवि का मजाक उड़ा दिया कि क्या तुमने भाषा को कभी सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? किस प्रकार कविता में किन शब्दों का प्रयोग करके आप कविता को अच्छा बना सकते हो। और वह एकमात्र विशेषता होती है सहजता, सरलता। जब कविता में ये शब्दों का प्रयोग होगा तो पाठक या श्रोता उनको आसानी से समझकर जो भी उद्देश्य कविता का रहा होगा उसको आसानी से समझ लेते हैं। तो इस प्रकार हमें जोर जबरदस्ती शब्दों की नहीं करनी चाहिए, और यही चीज हमारे जीवन में भी कवि इसी चीज को समझाना चाहता है कि हम भी अपने जीवन में यदि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी बात की ओर समझाना चाह रहे हैं तो सरल भावों का, सरल शब्दों का ही प्रयोग करें। क्लिष्ट भाषा या फिर हमारे जो गेस्चर्स हैं, जो भाव हैं, वह गलत नहीं होने चाहिए।
ऐसा ना हो कि हम कुछ और समझाना चाह रहे हैं और वो कुछ और समझ बैठे। उससे क्या होगा, बात की चूड़ी मरेगी और पेचीदा हो जाएगा पूरा मामला। तो यही उद्देश्य यहाँ पर कविता का रहा है। आपने कविता को अच्छे से समझ लिया होगा और इसी कविता के जो कठिन शब्द हैं या फिर जो क्वेश्चन बनते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, उन पर अगली वीडियो आने वाली है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यह कविता क्या कहना चाह रही है, उसका माध्यम क्या है, या परीक्षा में आपके कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि इस कविता की कुछ पंक्तियां आपसे परीक्षा में पूछ ली जाती है तो उस पर किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं अगली वीडियो में वो सभी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरी आगामी सभी वीडियो को देखते रहेंगे, अपने सहपाठियों, अपने मित्रों को भी उसको शेयर करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।